आपको बता दूं कि आज की क्लास में हम लोग जो है पेपर आपके F4 के यूनिट 3 के ऊपर बात करने वाले हैं। इससे पहले देखा जाए तो पेपर आपका F1, F2, F3 का यूनिट 3 तक हो चुका है। आज हम लोग पेपर आपका F4 के यूनिट 3 की शुरुआत करने वाले हैं कि कल की क्लास में हमने इसका यूनिट 2 जो है कंप्लीट किया था। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम लोग जो है बात करने वाले हैं विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास में यूनिट 3 की बात करने वाले हैं। यूनिट जो है मेरे प्यारे बच्चे 3 की बात करने वाले हैं विद्यालय शिक्षण की व्यवस्थाएं के ऊपर, यानी विद्यालय शिक्षण की व्यवस्थाएं क्या है इसके ऊपर जानेंगे। तो सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे, सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए, आपको प्रत्येक चीजें समझ में आएगी, दिक्कत कहीं नहीं आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं यह क्लास आपका जो है रिकॉर्डेड है। आज मैं दिन में ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, लगभग 4 से 5 बज रहे हैं अभी, तो इस समय रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आपकी रात में 7 बजे ये क्लास लाइव हो जाए, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं हो। तो आप इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, हम आपको एक एक चीजों को तोड़ के बताएंगे, समझाएंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने देंगे। समझ गए? तो मेरे प्यारे बच्चे आप यहां ध्यान दीजिएगा, विद्यालय शिक्षण की व्यवस्थाएं के ऊपर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विद्यालय क्या होता है और ये शिक्षण क्या होता है। शिक्षण यानी कि होता है शिक्षा, शिक्षण का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, शिक्षण का मतलब होता है पठन पाठन। पठन पाठन होता है इसका मतलब। वहीं पर विद्यालय जो है मेरे प्यारे बच्चे 2 शब्द मिलकर बना हुआ है, विद्या प्लस आलय। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। ऐसा स्थान मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा स्थान जहां पर शिक्षा दिया जाए, जहां पर मेरे प्यारे बच्चे शिक्षा वो ज्ञान दिया जाए, शिक्षा वो क्या किया जाए, ज्ञान दिए जाएं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, विद्यालय कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्यालय कहते हैं। व्यवस्था का मतलब होता है, क्या आप जानते होंगे, व्यवस्था का मतलब होता है सुविधा। व्यवस्था का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, सुविधाएं, जो बच्चों के लिए आवश्यकताएं हैं, उपयोगी है। तो इस पेपर में जो ये आपका पेपर F4 है, इसके यूनिट 3 में हम लोग जो है मेरे प्यारे बच्चे बात करने वाले हैं विद्यालय शिक्षण की व्यवस्थाएं के ऊपर, जहां पर हम जानेंगे कि विद्यालय शिक्षण की जो व्यवस्थाएं हैं, जो पारंपरिक है, जो आपका आधुनिक है, जो आपका समावेशी है, जो आपका बाल केंद्रित है, ऐसे कई प्रकार की जो है शिक्षाएं हैं जिसके बारे में जानेंगे। तो विद्यालय शिक्षण की व्यवस्थाओं के ऊपर हम लोग बात करेंगे और समझेंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है मेरे प्यारे बच्चे, हम एक एक चीजों को बड़ी बारीकी से, बेहतर तरीके से हम लोग जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रकृति के बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। जी हाँ, देखिए मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम लोग जो है क्या करेंगे कि कक्षा कक्ष, जो हमारा पॉइंट है कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रकृति के बारे में, यानी कक्षा कक्ष शिक्षण, देखिएगा, कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रकृति, शिक्षण की प्रकृति के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या है सबसे पहले समझेंगे। देखिए, कहने का मतलब है ये, इसका मतलब समझिएगा, कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रकृति का तात्पर्य यह है कि बच्चों को कक्षा में शिक्षा व ज्ञान कैसे दी जाती है, कैसे दी जाती है, तथा क्या व्यवस्थाएं हैं, उसी को मेरे प्यारे बच्चे, उसी को कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रकृति कहते हैं। ये बातें आप समझ गए। यानी कहने का मतलब है कि जो ये बातें यहां पर हम आपको बता रहे हैं, कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रकृति, कक्षा कक्ष कहने का मतलब होता है कि क्लासरूम में, मतलब शिक्षण का जो काम होता है, शिक्षण का मतलब क्या होता है, अभी जस्ट मैंने यहां पर आपको बताया कि शिक्षण का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये बातें जान लीजिए कि आखिरकार कक्षा कक्ष क्या होता है। कक्षा कक्ष की बात कर ले मेरे प्यारे बच्चे, तो कक्षा कक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासरूम बोलते हैं, क्लासरूम बोलते हैं।
क्लासरूम कहने का मतलब है जहां पर क्या मिले, जहां पर बच्चों को बैठाकर शिक्षा दिया जाए, बच्चों को बैठाकर शिक्षा दिया जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षा कक्ष बोलते हैं। वहीं पर हम बात कर ले शिक्षण के मतलब, तो शिक्षण का मतलब क्या होता है, शिक्षण का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, यानी कि पठन पाठन। वहीं पर ये जान लीजिए आपका जो है प्रकृति की बात कर लीजिए, तो प्रकृति का मतलब होता है नेचर, यानी कहने का मतलब है कि कक्षा कक्ष की पठन पाठन की प्रकृति कैसी है, कैसी है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको परेशान नहीं होना है, सब कुछ हम आपको बेहतर तरीके से बता रहे हैं। जो भी आपके डाउट है वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, आपको सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे और धीरे धीरे मैं कर भी रहा हूं और बहुत जल्द किया जाएगा, आप परेशान मत होइए। तो ये बातें समझ गए। कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रकृति क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, तो कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रकृति का तात्पर्य यह है कि बच्चों को कक्षा में शिक्षा व ज्ञान कैसे दी जाती है तथा क्या व्यवस्था है, उसी को कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रकृति कहते हैं। जहां पर हमने कक्षा कक्ष के बारे में बताया कि क्लासरूम का मतलब होता है जहां पर बच्चों को बैठाकर शिक्षा दिया जाए, शिक्षण का मतलब होता है पठन पाठन, यानी कि मतलब जहां पर बच्चों को बैठाकर कार्य पढ़ाया जाए उसी को। प्रकृति का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे क्या, नेचर, यानी कि कक्षा कक्ष की मतलब कैसा पठन पाठन हो रहा है उसकी प्रकृति, यही आपका नेचर कहलाता है। तो ये बातें आप समझ गए। जी हाँ, अब हम लोग जो है कक्षा कक्ष शिक्षण के प्रकृति के बारे में समझेंगे, कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण चीजों को जानेंगे समझेंगे। तो यहां पर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहां ध्यान दीजिएगा। हम अब यहां पर बात कर रहे हैं कक्षा कक्ष की प्रकृति। कक्षा कक्ष की प्रकृति के बारे में बात करेंगे तो मैं यहां पर आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, यहां ध्यान देने की बात है कि कक्षा कक्ष की प्रकृति निम्न है। जैसे मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, परंपरागत परंपरागत है पहला। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे बाल केंद्रित शिक्षा मेरे प्यारे बच्चे लिखिएगा, लोकतांत्रिक। चौथा आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे सृजनात्मकता। और भी ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य तौर पर आपको मेरे प्यारे बच्चे कक्षा कक्ष की प्रकृति की बात कर ले तो हमें इन चीजों के बारे में जानना पड़ता है। हम इसके बारे में एक एक करके बताएंगे, समझाएंगे। आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं, ये जो यहाँ पर लिखा गया है कक्षा कक्ष की प्रकृति के बारे में, यानी नेचर ऑफ जो है, नेचर ऑफ क्लासरूम की बात कर रहा है। पहला यहाँ पर लिखा गया है परंपरागत। परंपरागत कहने का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे पुराने जमाने से चले आ रहे शिक्षण कार्य, यानी कि शिक्षण कार्य उसी को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे परंपरागत शिक्षण। समझ गए। वहीं पर बाल केंद्रित शिक्षा कहने का मतलब होता है कि बालक के मन के अनुसार रुचि के अनुसार शिक्षा देना एवं पठन पाठन। समझ गए, ये होता है। वहीं पर बात कर लीजिए लोकतांत्रिक कहने का मतलब होता है लोगों के द्वारा चुने हुए शासन व्यवस्था, अर्थात कक्षा में लोकतांत्रिक तरीके से शिक्षण कार्य किया जाए।
शिक्षण कार्य किया जाए, उसी को हम लोग लोकतांत्रिक बोलते हैं। वहीं पर आपको आता है सृजनात्मक। सृजनात्मक का मतलब होता है क्या? क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मक का अर्थ होता है सृजन करना, यानी कुछ नया विकास करना। तो ये बातें आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चे कि कक्षा कक्ष की प्रकृति में जो हमने यहां पर आपको बताया कि ये जो आपका परंपरागत होता है, यानी कि जो पुराने जमाने से शिक्षण कार्य चला आ रहा है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे बाल केंद्रित होते हैं, बालक के मन के अनुसार, रुचि के अनुसार शिक्षा देना। तीसरा आपका जो होता है मेरे प्यारे बच्चे लोकतांत्रिक होता है। लोकतांत्रिक का अर्थ क्या होता है? लोगों के द्वारा चुना हुआ सरकार। ठीक उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चे कक्षा में भी जो है लोकतांत्रिक तरीके से शिक्षा देनी चाहिए, ताकि सारे बच्चे जो है बेहतर तरीके से क्या कर सके? एजुकेशन को प्राप्त कर सके। आगे देखिएगा तो यहाँ पर आपका सृजनात्मक आता है। ये भी जो है क्या है? एक प्रकृति है कक्षा कक्ष का। सृजनशील कक्षा कहने का मतलब होता है ऐसा क्लासरूम जहां पर जो है सारे बच्चों को कुछ नया करने का, कुछ नई चीजों का विकास करने का मौका मिले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सृजनात्मक कहते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चे? ये बातें आप समझ में आ गया? जी हाँ। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि परंपरागत शिक्षण, परंपरागत जो आपका कक्षा कक्ष होता है उसका महत्व क्या है, या उसकी जो है शिक्षण क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चे अब यहाँ पर एक एक करके हम पॉइंट वाइज आपको चारों के बारे में लिखाएंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप यहाँ लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे परंपरागत शिक्षण के बारे में। परंपरागत शिक्षण कहने का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ, पुराने जमाने में, पुराने समय में बच्चों को कैसे वह किस तरीके से पठन पाठन कार्य किया वो करवाया जाता था। करवाया जाता था। ये बातें उसी प्रकार देखिएगा। परंपरागत शिक्षण जो होता है इसके बारे में लिख लीजिएगा, इसके महत्व के बारे में, इसकी आवश्यकता के बारे में जो भी है, कि यह जो मतलब यह शिक्षक केंद्रित, यह शिक्षक केंद्रित जो है पद्धति है, ये परंपरागत की बात कर रहा है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे, परंपरागत शिक्षण में शिक्षक ही ज्ञान का मुख्य स्रोत माने जाते थे। ये लिखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे लिखिएगा विद्यार्थियों की भूमिका, विद्यार्थियों की भूमिका सुनने एवं याद करने तक ही सीमित थी। करने तक ही सीमित थी। रटने एवं रटने पर अधिक बल दिया जाता था। विद्यार्थी शिक्षक केंद्रित पद्धति को ही पढ़ते थे। ये बातें आप यहां पर पूरा लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ये क्या है आपका? तो परंपरागत शिक्षण है,
जो कि पुराने समय में कैसे और किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ पर आपका पॉइंट वाइज है कि यह जो है शिक्षक केंद्रित है, यानी कि इसमें शिक्षक के द्वारा जो पढ़ा दिया जाता था वही मान लिया जाता था। साथ ही साथ परंपरागत शिक्षण में शिक्षक ही ज्ञान के मुख्य स्रोत माने जाते थे। वर्तमान समय में देखिएगा ज्ञान का मुख्य स्रोत जो है विभिन्न संसाधन माने जाते हैं, लेकिन पुराने समय की बात कर लेंगे तो उस समय शिक्षक ही जो है मुख्य स्रोत माने जाते थे। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, विद्यार्थियों की भूमिका सुनने और याद करने तक ही सीमित थी। आज जहां विद्यार्थियों की भूमिका जो है प्रत्येक क्षेत्रों में बेहतर काम करने और आगे बढ़ने के लिए सीमित है, वहीं पर पुराने समय में मेरे प्यारे बच्चे केवल याद करने तक ही सीमित था, केवल जो है याद करने तक ही सीमित था। मेरे प्यारे बच्चे, विद्यार्थियों की भूमिका रटने पर अधिक बल दिया जाता था, यानी विद्यार्थियों को रटंत प्रणाली के ऊपर ज्यादा काम करने के लिए कहा जाता था। वहीं पर विद्यार्थी जो है शिक्षक केंद्रित पद्धति को पढ़ने के लिए मजबूर थे, या इसी पद्धति में बच्चों को पढ़ाया जाता था। अब हम लोग जो है बाल केंद्रित शिक्षण के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार बाल केंद्रित शिक्षण क्या होता है। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर लर्निंग। बाल केंद्रित शिक्षण के बारे में जानते हैं, इसके बारे में समझिएगा, इसको चाइल्ड सेंटर लर्निंग बोलते हैं। चाइल्ड सेंटर लर्निंग बोलते हैं। इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि बाल केंद्रित शिक्षण का तात्पर्य होता है कि हम बच्चों को उनके मन, रुचि तथा अनुभव के आधार पर शिक्षा दे, उसी को चाइल्ड सेंटर लर्निंग बोलते हैं। तो ये बाल केंद्रित शिक्षण के मुख्य विशेषताओं की बात कर लेंगे। यहां पर लिखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षण के महत्वपूर्ण विशेषताएं। इसकी विशेषताएं जो है मेरे प्यारे बच्चे काफी महत्वपूर्ण है, हम एक एक करके जानेंगे, समझेंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण कार्य है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे, यह बच्चों को सीखने एवं ज्ञान प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चे। उसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं, इसमें बच्चों के मन, व्यवहार, रुचि, आवश्यकता के अनुसार शिक्षा दिए जाते हैं। लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, यह गतिविधि एवं अनुभवनात्मक शिक्षण पर बल देता है। यानी मेरे प्यारे बच्चे आप समझ लीजिएगा कि जो ये हमने आपको बोला चाइल्ड सेंटर लर्निंग, यानी कि
बाल केंद्रित शिक्षण जिसको हम लोग कहते हैं, इसका तात्पर्य यह होता है कि हम बच्चों को उनके मन, रुचि तथा अनुभव के आधार पर क्या करें, तो शिक्षा दे। बाल केंद्रित शिक्षा के महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या है, इसके ऊपर बात कर ले तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण कार्य है। यह बच्चों को सीखने एवं ज्ञान प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें बच्चों के मन, व्यवहार, रुचि, आवश्यकता के अनुसार मतलब शिक्षा दिया जाता है। यह गतिविधि एवं अनुभवात्मक शिक्षण पर बल देता है। ये सारे पॉइंट जो है मेरे प्यारे बच्चे, बच्चों के जो है विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो यहाँ पर आपको क्लियर है कि बाल केंद्रित शिक्षण क्या होता है। अब हम लोग आगे जो बात करेंगे लोकतांत्रिक शिक्षण व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि लोकतांत्रिक शिक्षण व्यवस्था क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है मेरे प्यारे बच्चों कि लोकतांत्रिक शिक्षण का मतलब क्या होता है। देखिए मैं आपको इसका मतलब बता दूं मेरे प्यारे बच्चे, देखिएगा लोकतांत्रिक शिक्षण का मतलब होता है कि हम बच्चों को लोकतंत्र के माध्यम से शिक्षा दे तथा समाज के प्रत्येक वर्ग के बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा दे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग जो है लोकतांत्रिक जो है शिक्षण कहते हैं। अब हम लोग जो है बात करेंगे लोकतांत्रिक शिक्षण का मुख्य विशेषताएं क्या है, आखिरकार इसका उद्देश्य क्या है। मुख्य विशेषताएं एवं उद्देश्य की बात कर ले तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं, संपूर्ण बच्चों को बेहतर शिक्षा देना। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे, विचारों की स्वतंत्र व्यवस्था स्थापित करना। तीसरा लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, निर्णय प्रक्रिया में विद्यार्थी की भागीदारी को महत्व देना। अपने अधिकार एवं कर्तव्य को जानना एवं समझना। शिक्षक एवं विद्यार्थियों के बीच सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित करना। ये सारे पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चे जहां पर आपको लिखना है, चाहे वो आपका लोकतंत्र शिक्षण की बात करेगा तो यहां तक आपको क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे कि लोकतांत्रिक शिक्षण का मतलब होता है हम बच्चों को लोकतंत्र के माध्यम से शिक्षा दे तथा समाज के प्रत्येक वर्ग के बच्चों को बिना किसी भेदभाव को शिक्षा दे। लोकतंत्र के शिक्षण के मुख्य विशेषताएं व उद्देश्य यह है कि संपूर्ण बच्चों को बेहतर शिक्षा देना, विचारों की स्वतंत्र व्यवस्था स्थापित करना, निर्णय प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी को महत्व देना,
अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को जानना एवं समझना, साथ ही साथ शिक्षक एवं विद्यार्थियों के बीच सहयोग पूर्ण जो है संबंध की स्थापना करना, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये आपका लोकतांत्रिक क्या है मेरे प्यारे बच्चे, शिक्षण है। अब हम लोग जो है आगे बात करेंगे, और आगे जहां पर हम लोग जो है सृजनात्मक मतलब सृजनात्मक जो है शिक्षण के बारे में बात करेंगे, तो आइए इसके मतलब समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा। मैं आपको एक एक पॉइंट तोड़ के बता रहा हूं। सृजनात्मक जो है शिक्षण की बात कर ले तो इसका मतलब मैं आपको बता दूं। देखिएगा, सबसे पहले समझिएगा, सृजनात्मक का अर्थ होता है कुछ नई चीजों की उपयोग करना एवं विकसित करना। विकसित करना उसी प्रकार लिखेगा, ठीक सृजनात्मक शिक्षण का अर्थ होता है कि शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव लाना, नई चीजों का विकास करना, आदि, ये सब आपके जो है आते हैं किसमें, तो ये सब आपके जो है सृजनात्मक शिक्षण में आएंगे। अब हम इसके मुख्य विशेषताओं की बात कर ले मेरे प्यारे बच्चे। मुख्य विशेषताएं की बात कर ले तो यहां पर देख लीजिएगा, नवाचार एवं रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। दूसरा, नई नई तकनीकों को विकसित करना। तीसरा, समस्या समाधान की क्षमता का विकास करना। कला परियोजना प्रयोगों का उपयोग। ये सब क्या है चीजें मेरे प्यारे बच्चे, ये सब जो है आपका सृजनात्मक शिक्षण है, जिसकी महत्वपूर्ण सारी बातें ये आपका हुआ। तो यहां तक मेरे प्यारे बच्चे क्लियर है कि बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना, मुझे आप लोग बता दीजिए यहां तक क्लियर है, किसी प्रकार की कोई बच्चों को दिक्कत या समस्या नहीं आनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। यहां तक क्लियर है, मुझे आप लोग बता दीजिए कंफर्म। जी हाँ, यहां तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। जी हाँ, जी हाँ, क्लियर है। अब हम लोग जो है बात करने वाले हैं कक्षा संचालन के ऊपर, बात करेंगे कि आखिर कक्षा को संचालित कैसे किया जाएगा। तो अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं किसके ऊपर, तो कक्षा संचालन के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका पॉइंट नंबर 2 है। अभी तक जितने भी चीजें हमने आपको बताया ये पॉइंट नंबर आपका 1 था। अब हम लोग जो है यहाँ पर बात करेंगे कक्षा संचालन के ऊपर। कक्षा संचालन के ऊपर बात करेंगे। कक्षा संचालन का मतलब क्या होता है, यहां ध्यान दीजिएगा। कक्षा संचालन का अर्थ होता है कि कक्षा को आप कितने बेहतर तरीके से चलाते हैं। समझ गए, वही बात है। तो यहां पर हम एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे
कक्षा संचालन की व्यवस्था के ऊपर, कक्षा संचालन की व्यवस्था के बारे में समझेंगे और एक एक पॉइंट को जानेंगे। सबसे पहले आप लिखिएगा कक्षा स्वस्थ एवं आकर्षक होने चाहिए। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे लिखिएगा बच्चों को बैठने की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखिएगा विद्यालय में कक्षा के अंदर बेहतर लाइट एवं खिड़कियों का होना अति आवश्यक है। अति आवश्यक है। वहीं पर मेरे प्यारे बच्चे शिक्षण सामग्री का उपयोग एवं उपलब्धता होना बहुत जरूरी है। बच्चों के कार्यों को प्रदर्शित करना, ये सब मेरे प्यारे बच्चे क्या है, तो ये सब आपका जो है विद्यालय में जो आपका कक्षा संचालन है। कक्षा संचालन कहने का मतलब होता है कि हम कक्षा को कैसे चलाएंगे। उसके बाद जो होता है कक्षा संचालन की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्लासरूम की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्लासरूम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वही बातें मैंने यहाँ पर लिखा है कि कक्षा जो है स्वस्थ होना और आकर्षण होना बहुत जरूरी है। बच्चों को बैठने की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ विद्यालय में कक्षा के अंदर बेहतर लाइट एवं खिड़कियों का होना अति आवश्यक है। एवं मेरे प्यारे बच्चे शिक्षण सामग्री का उपयोग एवं उपलब्धता का होना बहुत जरूरी है। बच्चों के कार्यों के प्रदर्शित करना बहुत जरूरी है। तो ये सारे पॉइंट आपके जो है कि कक्षा कक्ष में होना जरूरी है, ताकि जो है बेहतर तरीके से बच्चों का क्या हो सके मेरे प्यारे बच्चे, विकास हो सके। अब हम लोग जो है कक्षा में संप्रेषण की बात करेंगे कि कक्षा में संप्रेषण का मतलब क्या होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पॉइंट आप लिखिएगा क्या, कक्षा में संप्रेषण। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, संप्रेषण। देखिए कक्षा में संप्रेषण का मतलब क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो यहां पर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि कक्षा में संप्रेषण का मतलब होता है कि हम कक्षा कक्ष में कितने बोल पा रहे हैं, विचार एवं बात कर पा रहे हैं, तथा बच्चों को कितने संप्रेषण का अवसर मिल पा रहा है। ये सारी बातें जानना जरूरी है कि कक्षा में संप्रेषण का मतलब होता है कि हम कक्षा कक्ष में कितने बोल पा रहे हैं, विचार एवं बात कर पा रहे हैं, तथा बच्चों को कितने संप्रेषण का अवसर जो है मिल पा रहा है, यानी बच्चों को कितने जो है क्लासरूम में बोलने का मौका मिल पा रहा है। इसके ऊपर भी हम लोग जो है बातचीत विचार करते हैं। तो ये बातें आपको यहां तक क्लियर है कि नहीं, बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना। अब हम लोग जो है यहां पर लिखेंगे संप्रेषण। देखिए अब यहां पर लिखिएगा संप्रेषण का अर्थ। संप्रेषण का अर्थ कहने का मतलब होता है कि
कक्षा कक्ष में विद्यार्थी एवं शिक्षक के बीच बातचीत, वार्ता एवं विचार विनिमय कैसे एवं कितना हो रहा है। समझ गए ये बातें। वहीं पर यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि संप्रेषण का भेद बोलिए या प्रकार बोलिए। तो मेरे प्यारे बच्चे हमने आपको बताया है कि संप्रेषण की प्रकार की बात कर लेगा तो इसके दो प्रकार होते हैं। पहला आपका जो होता है मौखिक जो है आपका संप्रेषण, और दूसरा मेरे प्यारे बच्चे होता है आपका क्या, लिखित जो है संप्रेषण। समझ गए। अब ये मौखिक संप्रेषण कहने का मतलब होता है, मौखिक संप्रेषण का अर्थ होता है बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना। वहीं पर ध्यान दीजिएगा लिखित संप्रेषण का अर्थ होता है लिखकर अपने विचारों को प्रकट करना। समझ गए। लिखकर अपने विचारों को प्रकट करना, ये क्या होता है आपका कक्षा कक्ष में संप्रेषण के क्या है मेरे प्यारे बच्चे, तो आपका मतलब ये आपका प्रकार है। तो यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? किन्हीं बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? मुझे आप लोग बता दीजिएगा, मुझे आप लोग बता दीजिएगा। जी हाँ, मुझे आप लोग बता दीजिएगा यहां तक किन्हीं को बच्चों को दिक्कत। जी हाँ, यहां तक मेरे प्यारे बच्चे किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जी हाँ। तो आज के लिए क्लास में मेरे प्यारे बच्चे हम यहीं पर आपको लीव करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा आज की क्लास आपको यहीं पर समाप्त होती है। आज हमने इस क्लास में 2 पॉइंट को पूरी तरीके से क्लियर किया, और जब हम कल की क्लास में आएंगे तो इसके यूनिट को समाप्त कर देंगे कि विद्यालय शिक्षक की व्यवस्था में क्या क्या बातें थी, कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रकृति क्या होता है, कक्षा कक्ष जो आपका प्रकृति होता है वो कौन कौन सा होता है, परंपरागत केंद्रित, आपका जो है बाल केंद्रित, लोकतांत्रिक, सृजनात्मक, साथ ही साथ जो है परंपरागत शिक्षण क्या होता है, और आपका जो है बाल केंद्रित शिक्षण क्या होता है, फिर आपका जो है लोकतांत्रिक शिक्षण क्या होता है, फिर आपका जो है सृजनात्मक शिक्षण क्या होता है, फिर हमने कक्षा संचालन और कक्षा संचालन की व्यवस्था के ऊपर बात किया, फिर कक्षा में संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण के प्रकारों के ऊपर बात किया। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चे हम यहीं पर आपको लीव करते हैं। फिर हम कल जब क्लास करेंगे तो इस यूनिट को समाप्त करेंगे, बचे हुए पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, और कल के क्लास में हम लोग लेसन प्लान यानी कि लर्निंग प्लान से शुरू करेंगे, क्योंकि आपका लर्निंग प्लान से रिलेटेड एक सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ जो है जो भी चीजें आपको बताई जा रही है उसको करते रहिए। गेसिंग क्वेश्चन आपका हो जाएगा, पीडीएफ भी अपलोड कराया गया है और भी जो है करवा दिया जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। तो पॉइंट नंबर 3 लिख लीजिएगा। यहां पर आपका जो है क्या है मेरे प्यारे बच्चे, पॉइंट नंबर 3 है, जहां पर आपका जो है सीखने की योजना देखिएगा, सीखने की योजना, इसके बारे में समझेंगे कि सीखने की योजना क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जिसको हम लोग जो है लर्निंग प्लान बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग जो है लर्निंग प्लान बोलते हैं। अब इसके जो है आधार क्या है, योजना निर्माण क्या है, क्रियान्वयन क्या है, मूल्यांकन क्या है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, बहुआ बताया जाएगा। अब इतना सारे सवाल पूछेगा तो कैसे होगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, सब मैं वापस आ गया हूं, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, 1 से 2 दिनों के भीतर सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। देखिए सीखने का योजना के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीखने का योजना क्या होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, सीखने की योजना मैं यहां पर लिख देता हूं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा भी। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे,
सीखने की योजना का तात्पर्य होता है कि एक शिक्षक जब किसी विषय वस्तु को पढ़ाते हैं तो उससे पहले वह उस विषय वस्तु का आपका जो है लर्निंग इसको बोलते हैं, इसको लर्निंग प्लान यानी सीखने की योजना का निर्माण करते हैं जिसके मदद से वह विषय वस्तु का मुख्य उद्देश्य तथा कार्य एवं फायदा समझ में आ जाता है। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ कुंती कुमारी, मैं काफी दिनों से बीमार चल रहा था मेरे प्यारे बच्चे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, कहने का मतलब है कि सीखने की योजना का तात्पर्य होता है कि एक शिक्षक जब किसी विषय वस्तु को पढ़ाते हैं तो उससे पहले उस विषय वस्तु का लर्निंग प्लान या सीखने की योजना का निर्माण करते हैं जिसके मदद से वह विषय वस्तु का मुख्य उद्देश्य तथा कार्य एवं फायदा समझ लेते हैं। यानी समझ लेते हैं या समझ लेते हैं, यहां पर लिख लीजिएगा समझ लेते हैं, समझ गए, समझ लेते हैं कि हम जिस चैप्टर को बच्चों को पढ़ा रहे हैं आखिर उस चैप्टर को पढ़ाने का बच्चों का उद्देश्य क्या है और हम इस चैप्टर के माध्यम से बच्चों के अंदर किन चीजों का विकास कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, जी हां अभी कंफर्म डेट नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए ये बात, अब देखिए सीखने की योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, अब इसके बारे में समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे। सीखने की योजना का मुख्य उद्देश्य, सीखने की योजना के मुख्य उद्देश्य की बात कर लेंगे तो देखिए सीखने की योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। सीखने की योजना की निम्न है। सबसे पहले लिखिएगा, शिक्षक अपने ज्ञान को समृद्ध करते हैं लर्निंग प्लान के माध्यम से। दूसरा, शिक्षक अपने शिक्षण शैली में सुधार लाते हैं। तीसरा, विषय वस्तु के उद्देश्य को समझते हैं। उद्देश्य को समझते हैं। विभिन्न विधि तथा तथ्यों को समझते हैं एवं विकसित करते हैं। बच्चों को
लर्निंग प्लान बच्चों को लर्निंग प्लान के माध्यम से विषय के ज्ञान को जागृत करते हैं, विषय के ज्ञान को देते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, सीटेट का एग्जाम मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को हम बताना चाहेंगे सितंबर महीने में। सीटेट का एग्जाम कब है? सितंबर महीने में। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चे? ये मुझे आप लोग बताइए, ये बातें आपको समझ में आ गया? आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। चलिए यहां तक क्लियर है, मुझे आप लोग बताइए, कमेंट कीजिएगा थोड़ा सा। जी, ये बातें आप समझ गए? सेकेंड ईयर की क्लास बाबू 8 बजे से होगी, सेकेंड ईयर की क्लास आपके 8 बजे से होगी। जी हाँ, यहां तक क्लियर है? आप लोग मुझे आप लोग बता दीजिएगा। चलिए अब देखिएगा, सीखने की योजना के मुख्य बिंदु क्या क्या होते हैं। सीखने की योजना के मुख्य बिंदु, देखिएगा सीखने की योजना के मुख्य बिंदु की बात कर लेंगे तो पहला आपका जो है शीर्षक होता है, दूसरा आपका जो है साधारण, मतलब दूसरा आप लिख सकते हैं कि उद्देश्य क्या होता है, तीसरा आप लिख सकते हैं पिछले कक्षाओं से संबंधित, चौथा आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे विश्लेषण, विश्लेषण कार्य अवधि, विधि, गतिविधि, कार्य जिसमें आपका जो है वर्ग कार्य आता है, फिर आपका जो है गृह कार्य, उद्देश्य की प्राप्ति, और लास्ट में जो है शिक्षक विश्लेषण। इतनी सारी पॉइंट आपको जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या आता है, योजना के अंतर्गत आता है। यानी कि जब भी हम कोई लर्निंग प्लान बनाते हैं, तो जब भी हम किसी चैप्टर का सीखने की योजना बनाते हैं तो उसमें हम जो है शीर्षक देते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है, पिछले कक्षाओं से संबंधित है कि नहीं है, विश्लेषण क्या है, कार्य अवधि क्या है, विधि गतिविधि क्या है, कार्य क्या है, उद्देश्य की प्राप्ति हुई या नहीं आई, और शिक्षक विश्लेषण आपका लास्ट में होता है। यानी और भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं जहां पर हम इसके ऊपर बात करते हैं। सेकेंड ईयर की क्लास मेरे प्यारे बच्चे 8 बजे से होगी और सेकेंड ईयर की गेसिंग क्वेश्चन कल करवाया जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। जी हाँ, तो ये सीखने की योजना का मुख्य बिंदु है। ये बातें आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चे? ये आप बता दीजिए, सीखने की योजना समझ गए? जी हाँ, जी हाँ, क्लियर है? क्लियर है ये बातें? अब हम लोग जानेंगे कि सीखने की योजना में
क्या क्या चुनौतियां आती है उसको सामने जानेंगे कि सीखने की योजना के दौरान जो है किन किन मुख्य चुनौतियों को हम लोग सामना करते हैं, उसके ऊपर हम लोग जो है जानेंगे। जी हां, चलिए अब हम लोग यहां पर जो है सीखने की योजना में सीखने की योजना में मुख्य चुनौतियां, देखिए सीखने की योजना में मुख्य चुनौतियां निम्नलिखित है। अगर इसकी बात कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो सीखने के या सीखने की योजना मुख्य चुनौतियों निम्न है। जैसे आप पहला लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, उद्देश्य को निर्धारित करना, उद्देश्य को निर्धारित निर्धारित करना। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे, पाठ्य दूसरा लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, विधि एवं गतिविधियों गतिविधियों का चयन, ये दूसरा आपका आता है। तीसरा आपका आता है कला अवधि, यानी इसको बोलते हैं समय से संबंधित परेशानियां, कि हमको इतना समय में पढ़ाना है, हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, इसमें दिक्कत आती है। जी हाँ, गेसिंग क्वेश्चन पीडी क्वेश्चन बता दिया गया है, उसका आंसर हम बहुत जल्द करवा देंगे। जी हाँ, ये आता है। चौथा मेरे प्यारे बच्चे आता है कार्य, और कार्य में आपका जो आता है गृह कार्य, वर्ग कार्य, वर्ग कार्य और गृह कार्य, गृह कार्य, समझ गए। और उसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, या लिखिएगा मंद बुद्धि वाले बच्चे, मंद बुद्धि वाले बच्चे। फिर लिखिएगा यहां पर बच्चों को ना, बच्चे नहीं समझ पाते हैं, बच्चे की समझ। इन सारे चीजों में क्या होता है, काफी चुनौतियां देखने को मिलती है कि जब भी हम कला अवधि का निर्माण करते हैं, जब भी हम उद्देश्य का निर्माण करते हैं, या जब भी हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं, तो हमको ये जानकारी प्राप्त होना चाहिए कि हम उसमें मुख्य उद्देश्य क्या है। उस समय हमको दिक्कत आती है विशेषण एवं गतिविधियों का चयन कैसे करें, किस विधि से बच्चों को पढ़ाएं, किस गतिविधि का प्रयोग करें, उसमें हमको दिक्कत आती है। कला अवधि हमको कम समय ही मिलता है, यानी कि हमको एक टाइम पीरियड होता है कि हमको इसी टाइम पीरियड के अंतर्गत हमको अपने क्लास को बच्चों को पढ़ाना है। साथ ही साथ कार्य की बात कर लेंगे, तो कार्य में भी दिक्कत आता है कि हम बच्चों को कैसा काम दे, वर्क कार्य और गृह कार्य में अंतर होता है, दोनों कार्य कैसा दे, परिवेश से दे, चैप्टर से दे, उस समय हमको दिक्कत आता है। साथ ही साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो सकते हैं क्लासरूम में, जहां पर आप कितना भी बेहतर तरीके से पढ़ाइए, बच्चों को समझने में दिक्कत आती है, तो वहां पर बच्चों को परेशानी आएगी, वहां पर बच्चे दिक्कत में रहेंगे। साथ ही साथ जो है मंद बुद्धि बालक वाले बच्चे, जहां पर जिन बच्चों का मंद बुद्धि बच्चे का बालक होता है, विकास उनका सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो उस बच्चों को समझने में भी दिक्कत आती है, और वह बच्चे भी जो है बेहतर तरीके से अपना विकास जो है नहीं कर पाते हैं। तो ये आपको क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, सीखने की योजना का मुख्य चुनौतियां यहां तक क्लियर है? ये सब आप समझ गए? जी हाँ, ये सब आप समझ गए? मुझे आप लोग जवाब दे दीजिए, यहां तक क्लियर है? जी है मेरे प्यारे बच्चे, यहां तक क्लियर है? किसी बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना मेरे प्यारे मित्र? आप लोग जवाब दे दीजिएगा। एप्लीकेशन पर मेरे प्यारे बच्चे लाइव क्लास होंगे कल से सारे क्लासेस लाइव रहेंगे आपके। ये सर क्लियर है। अब हम लोग अपने अगले पॉइंट की बात करेंगे, ये समझ गए तो अब हम यहां पर आगे बात करेंगे, जहां पर हम लोग समझेंगे पाठ्य सहगामी व सहशैक्षिक क्रियाएं। देखिएगा, पाठ्य सहगामी
एवं सहशैक्षिक सहशैक्षिक क्रियाएं के बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी कहने का मतलब है, जी हाँ, देखिएगा ये आपका, हाँ मेरे प्यारे बच्चे आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। यहाँ देखिए पाठ्य सहगामी एवं सहशैक्षिक क्रियाओं का मतलब क्या होता है। यहाँ देखिएगा पाठ्य सहगामी कहने का मतलब होता है पाठ से जुड़ा हुआ, पाठ से जुड़ा हुआ कार्य, इसका मतलब ये होता है। सहशैक्षिक क्रियाएं कहने का मतलब होता है ऐसी क्रिया या ऐसी कार्य जो शैक्षिक उद्देश्य से जुड़ी होनी चाहिए, ताकि हमें उस कार्य से भी शिक्षा मिल पाए एवं हम अपना विकास बेहतर तरीके से कर पाए। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे कि पाठ्य सहगामी यानी पाठ्य से जुड़ा होनी चाहिए वैसा काम। सहशैक्षिक क्रियाएं यानी कि ऐसी क्रिया जो अलग हो लेकिन शिक्षा से जुड़ा होना चाहिए। जैसे सहशिक्षक क्रियाएं में हम यहां पर खेल लिख सकते हैं, गतिविधि लिख सकते हैं। क्लियर है? सेकेंड के गेसिंग क्वेश्चन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। जी हाँ, अब यहां पर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे सहशैक्षिक क्रियाओं के मतलब लिखिएगा कि सहशैक्षिक क्रिया क्या होता है। सहशैक्षिक देखिए, यानी सह का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये शैक्षणिक कहने का मतलब होता है शिक्षा से। शिक्षा से क्रिया का मतलब क्या होता है, कार्य। अर्थात जो है लिखेगा वैसी कार्य जो शिक्षा से जुड़ा हुआ हो उसे सहशैक्षिक कार्य कहते हैं। ये बातें आप समझ गए? जी हाँ, यानी कि सह मतलब जुड़ा हुआ, शैक्षिक मतलब शिक्षा से, क्रिया मतलब कार्य, ये तीनों मिलकर बना हुआ है क्या हमारा सहशैक्षिक क्रिया या सहशिक्षक कार्य। इसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, सहशैक्षिक कार्य बोलते हैं। क्लियर है? अब यहां पर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, इसके महत्वों के बारे में लिखिएगा, इसके जो है महत्वों के बारे में लिखिएगा। तो आप लिखिएगा सहशैक्षिक क्रिया के बारे में, सहशैक्षिक क्रिया का महत्व यह है कि ये गतिविधियों जैसे खेल, संगीत, नाटक, आदि से जुड़े होते हैं, जिससे जिससे छात्रों के
छात्रों के व्यक्तित्वों सर्वांगीण विकास होता है तथा बच्चों का शैक्षणिक प्रगति बेहतर होता है। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, हम सेकेंड ईयर वाला गेसिंग क्वेश्चन कल ही करवा देंगे मेरे प्यारे बच्चे, कल ही करवा देंगे। जी हाँ, कल ही करवा देंगे। ये देखिए, स्वशैक्षिक क्रिया कहने मतलब क्या होता है कि जुड़ा हुआ शिक्षा से कार्य, यानी कि वैसी कार्य जो शिक्षा से जुड़ा हुआ हो उसे हम लोग सहशैक्षिक कार्य कहते हैं। इसका महत्व की बात कर लेंगे तो सहशैक्षिक क्रिया का महत्व यह है कि यह गतिविधियों जैसे कि खेल, संगीत, नाटक आदि से जुड़े होते हैं जिसके छात्रों के व्यक्तित्वों के सर्वांगीण विकास होता है तथा बच्चों का शैक्षणिक प्रगति बेहतर होता है। तो यहां पर आप जो है ये सारी बातें लिख सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? यहां तक ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आपका चैप्टर आपका समझिए कि पेपर आपका A4 का यूनिट आपका जो है थर्ड है, इसके लास्ट बिंदु के ऊपर बात करते हैं, जहां पर हम लोग जो है बात क्या करेंगे, ये आपका लास्ट पॉइंट है, इसके ऊपर यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो लास्ट पॉइंट में कह रहा है कि विद्यालय में आकलन एवं मूल्यांकन की व्यवस्था के ऊपर बात करेंगे। यहां देखिएगा, विद्यालय में आकलन एवं मूल्यांकन के व्यवस्था के ऊपर बात करेंगे। ऊपर बात, उसके साथ साथ जो है हम लोग इसी में बात क्या करेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कि आखिरकार ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सर प्लीज सेकेंड ईयर का गेसिंग क्वेश्चन करवा दीजिए। बाबू हम कल जरूर गेसिंग क्वेश्चन करवा देंगे, कल हम कोशिश करेंगे पूरी पेपर का हम गेसिंग क्वेश्चन करवा दे, नहीं तो कल आपको कम से कम 4 पेपर या 5 पेपर का गेसिंग क्वेश्चन मिल जाएगा। जी हाँ, आप उसको एक बार जरूर रीड कीजिएगा। जी हाँ, चलिए देखिए, ज्ञान मीमांसा कहने का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, जब हम ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, जब हम किसी चीज को सही तरीके से जान लेते हैं या ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं और उसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में सही सही तरीके से करने लगते हैं या समस्या समाधान करने में करने लगते हैं, वही हमारा ज्ञान मीमांसा कहलाता है। यानी ज्ञान के ऊपर सोचना या ज्ञान का मीमांसा करना, यानी ज्ञान का उपयोग करना, ज्ञान को जानकर ज्ञान का सही प्रयोग करना, ज्ञान मीमांसा कहलाता है। क्लियर है? जी हाँ, चलिए यहां पर, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर ध्यान दीजिए। विद्यालय में आकलन एवं मूल्यांकन की व्यवस्था के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे, एक एक पॉइंट को समझ लीजिएगा। यहां पर हम आपको एक एक चीज लिख कर दिखा देते हैं, बता देते हैं। देखिए, यहां पर आपको विद्यालय का मतलब समझ में आता है कि विद्यालय क्या होता है। तो विद्यालय की बात कर लेंगे, यह आपका जो है विद्यापलयालय, मतलब कि ऐसा स्थान जहां पर ज्ञान मिले उसी को विद्यालय कहते हैं। आप लिख सकते हैं इसको, ऐसा स्थान। देखिएगा 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर विद्यालय लिखा हुआ है, दूसरा आपका लिखा क्या है, आकलन। दूसरा क्या लिखा हुआ है, आकलन। तीसरा आपका क्या लिखा हुआ है, मूल्यांकन। मूल्यांकन, समझ गए। चौथा आपको लिखा गया है सतत, सतत। और आपका पांचवा लिखा हुआ है व्यापक, व्यापक। इसके बारे में एक एक करके समझ लीजिए, फिर इसको डिफाइन करके हम आपको बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे। पहले आप एक एक लाइन में समझ लीजिए कि ये होता क्या है। यहां पर देखिएगा, विद्यालय ऐसा स्थान, ऐसा स्थान जहां ज्ञान व शिक्षा मिलता हो, शिक्षा मिलता हो उसी को कहते हैं। दूसरा आता है आकलन। आकलन का मतलब होता है जांचना। आकलन का मतलब होता है जांचना। तीसरा आता है मूल्यांकन। मूल्यों के आधार पर यानी अंक के आधार पर बच्चों की संपूर्ण
संपूर्ण जांच। फिर आता है सतत। सतत का मतलब होता है लगातार, अर्थ होता है लगातार, कंटिन्यूअस। व्यापक का मतलब होता है व्यापक। व्यापक का अर्थ होता है संपूर्ण, यानी कि पूरा या बड़ा। समझ गए? ये आपका जो है मेरे प्यारे बच्चे अर्थ होता है। जी हाँ, हाँ मेरे प्यारे बच्चे, ये पेपर आपका A1 है, जिसका सॉरी पेपर आपका A4 है। पेपर ये आपका A4 का यूनिट नंबर आपका 3 का पॉइंट नंबर लास्ट। जी हाँ, तो ये सारे समझ गए कि विद्यालय में आकलन एवं मूल्यांकन की व्यवस्था क्या होती है। अब हम लोग विद्यालय में आकलन और मूल्यांकन की बात करेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, अब ये समझ गए, और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद ये आपका क्या होगा कि पेपर जो है समाप्त हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां लिखेगा विद्यालय में आकलन। तो आप इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, विद्यालय में आकलन का अर्थ होता है कि विद्यालय के बच्चे एवं विद्यालय के प्रगति को जांचना एवं परखना। अर्थात आप लिख लीजिए, अर्थात जब बच्चों को कोई पाठ पढ़ाया जाए, पढ़ाया जाता है और उसी पढ़ाने के दौरान उससे सवाल पूछ लिया जाए, वह आकलन कहलाता है। यानी इसको आप एक नोट पॉइंट में करके लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि पढ़ाने के दौरान, लिखेगा पढ़ाने के दौरान जब सवाल जवाब पूछा जाता है, सवाल जवाब पूछा जाता है, उसी को आकलन कहते हैं। और लिखिएगा आकलन का मुख्य उद्देश्य जांचना होता है तथा जानना होता है। यानी कहने का मतलब है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने के दौरान मैं आपसे सवाल पूछ लूं और सवाल का जवाब मुझे अगर मिल जाएगा तो मैं सोचूंगा कि मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया, ये आपका आकलन हो गया। लेकिन मूल्यांकन की बात कर लेंगे। जी हाँ, तो मूल्यांकन, अब विद्यालय में मूल्यांकन की बात करेंगे, ये बातें समझ गए तो यहां पर लिखेगा विद्यालय में मूल्यांकन। देखिए अब इसका लिखेगा कि विद्यालय में मूल्यांकन का अर्थ होता है, विद्यालय में मूल्यांकन का अर्थ होता है कि साल के अंत में बच्चों के संपूर्ण विकास का पता लगाना तथा अंक के
आधार पर जांचना व परखना मूल्यांकन कहलाता है। आप इसमें एक नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, मूल्यांकन बच्चों के संपूर्ण विकास का पता लगाता है, पता लगाता है, लेकिन लगाता है तथा मूल्यांकन प्रत्येक दिन नहीं होता है। ये साल के अंत में होता है। यानी कहने का मतलब है, सेकेंड ईयर वाले के लिए गेसिंग क्वेश्चन कल करवा देंगे मेरे प्यारे बच्चे, कल हम आपको करवा देंगे, जरूर करवाएंगे, कल हम जरूर करवाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, आपको परेशान नहीं होना है, कल हम जरूर कराएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, कल हम जरूर कराएंगे, थोड़ा सा सब्र रख लीजिए। जी हाँ, ये बातें आप समझ गए कि मूल्यांकन बच्चों के संपूर्ण विकास का पता लगाता है तथा मूल्यांकन जो है प्रत्येक दिन नहीं होता है, प्रत्येक दिन नहीं होता है। लिखिएगा, प्रत्येक दिन क्या होता है, नहीं होता है, प्रत्येक दिन नहीं होता है, ये साल के अंत में होता है, तो इसी को हम लोग मूल्यांकन कहते हैं। समझ गए। अगर इसको शॉर्ट टर्म में समझना चाहिएगा तो आप इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि आकलन क्या होता है। तो आकलन लिखिएगा यहां पर, आकलन पढ़ने पढ़ाने के दौरान होता है, दौरान होता है। समझ गए। तथा इसका उद्देश्य जो होता है केवल जानना वह जांचना होता है कि बच्चों को हमने जो पढ़ाया वो समझा कि नहीं समझा। मूल्यांकन की बात कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो लिखेगा मूल्यांकन साल के अंत में होता है, साल के अंत में होता है तथा बच्चों के संपूर्ण विकास की जांच की जाती है, जांच की जाती है। क्लियर है। संपूर्ण विकास की जांच की जाती है, ये आपका जो होता है मूल्यांकन कहलाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, व्यापक और सतत मूल्यांकन की बात कर लेंगे। तो यहां पर आपका आता है सतत मूल्यांकन और दूसरा आता है व्यापक। लिखिएगा, देखिए लिखिएगा यहां पर सतत मूल्यांकन का अर्थ होता है लगातार, लगातार पता लगाना, जांचना तथा बच्चों के कमियों को दूर करना। वहीं पर व्यापक मूल्यांकन कहने का मतलब होता है, व्यापक मूल्यांकन साल के अंत में होते हैं, अंत में होता है, जिससे बच्चों के संपूर्ण विकास की जांच की जाती है, जांच की जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ये जो आपका पेपर जो था
F4 मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बताना चाहूंगा। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चे जो ये आपका पेपर नंबर F4 था, इसका यूनिट नंबर 3 जो है पूरी तरीके से खत्म होता है। क्लियर है? और कल के क्लास में जब हम आएंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका वीडियो नंबर 4 था, मैं इस नोट्स को सेव कर देता हूं, मैं इसको प्रोवाइड भी करा दूंगा। इसी के साथ ये जो आपका पेपर है पूरी तरीके से मतलब यूनिट नंबर 3 जो है कंप्लीट होता है। और आगे की क्लास में जब हम आएंगे तो हम आपको बेहतर तरीके से, हाँ मेरे प्यारे बच्चे अमृता गिरी आपका कमेंट आ रहा है, जी हाँ करवा देंगे मेरे प्यारे बच्चे। गेसिंग क्वेश्चन हम सारे पेपर करवा देंगे सेकेंड ईयर का, आप लोग परेशान मत होइए, गेसिंग क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। जी हाँ, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। कल हम लोग एक नए चैप्टर यूनिट की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट सभी लोगों को। 8:10 में या 8:05 में सेकेंड ईयर की क्लास शुरू होगी, तो आप लोग ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।